हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के लिए जो अपना चैप्टर 5 है वर्ग और वर्गमूल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पुराने वाली किताब में चैप्टर जो 6 था और इस बार जो किताब है यानी जो 2023 में प्रिंट हुई है उसमें ये 5वां चैप्टर है। तो पुराने वाली किताब में ये 6ठा चैप्टर है और नई वाली बुक में ये 5वां चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करते हैं। छोटी कक्षा में हमने पढ़ रखा है जैसे किसी संख्या को हम आपस में 2 बार गुणा करते हैं, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2। तो किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पे प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 2 को हमने 2 बार गुणा किया तो 2 को 2 बार गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 4 है इस 2 का क्या है, वर्ग है। और जो वर्ग में घात है वो कितनी लगती है, 2 लगती है। 1 की घात 2 या फिर इसको हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। कैलकुलेशन को अच्छे बनाने के लिए आपको वर्ग कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वह एकदम से आसान बन सके। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जो वर्गमूल का निशान है वो हमारे पास इस प्रकार का लगता है और इस वर्गमूल के निशान का जो वास्तव में मतलब होता है वो होता है पावर 1/2। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये जो वर्ग है ये इसका मूल क्या है, ये कहाँ से आया है, तो कहाँ से है, ये 2 से। यानी ये जो वर्ग बना है ना, कौन सी संख्या से बना है, 2 से। तो इस वर्ग का मूल क्या हो गया, 2। इसलिए क्या कहते हैं, इसको वर्गमूल कहते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ग हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वर्ग लिखे हुए हैं। तो इनमें इकाई के अंक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इनमें 0 से लेकर 9 तक कौन से अंक नहीं आए हैं उनके पहले बातें करते हैं। देखो हम देख पा रहे हैं कि एक तो इसमें 2 नहीं आ रहा है और एक इसमें 3 नहीं आ रहा है, एक 7 और एक 8 नहीं आ रहा है। किसी भी संख्या के वर्ग का जो अंतिम अंक कह दो या इकाई अंक है वह 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग संख्या का। तो ये देखो ये सारी की पूर्ण वर्ग संख्या है यानी इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उनको पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें कहते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे अगर हम 11 से लेकर 20 तक का वर्ग निकालेंगे ना तो उनमें इकाई का अंक ये रहेगा सेम, जैसे 1, 4, 9, 6, 5 इस प्रकार। तो इनमें कभी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो वर्ग से संबंधित कुछ हम तथ्य पढ़ लेते हैं। सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है। इसका मतलब 2, 3, 7, 8 पे समाप्त नहीं हो सकती। वर्ग संख्याएं कह दो या पूर्ण वर्ग संख्याएं कह सकते हैं। जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है मतलब जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता हो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। और पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 और इसके लास्ट में अगर ये जो शून्य आ रहे हैं ना इनकी संख्या भी सम में होनी चाहिए। सम का मतलब जैसे 2 हो गई, 4 शून्य, 6 शून्य, 8 शून्य। और अगर मान लो इससे आ रहा है कि 3 या फिर 1 या 1, 3, 5, 7,
अगर शून्यों की संख्या यानी जीरो की जो संख्या है, यानी किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो आ रहे हैं उनकी संख्या अगर सम में होगी ना तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देख लो, लास्ट में कितने आ रहे हैं, 2 शून्य आ रहे हैं, तो 2 शून्य इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगी और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। यहाँ से देखते हैं, देखो 1 है विषम संख्या, तो उसका वर्ग भी कितना हो गया, 1, जो क्या है विषम। 2 का वर्ग 4, तो ये दोनों क्या हो गई, सम। 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, तो 3 भी क्या है विषम है और 9 भी क्या है विषम है। 4 है तो 4 सम और 16 भी क्या हो गया, सम हो जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ तथ्य है जो हमें इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखने हैं। किसी भी संख्या का अगर इकाइकांक 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें जो पहला सवाल है उसमें हमें संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे ये ज्ञात करने हैं। यानी इनमें जो संख्या दे रखी है उनका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे जो इकाई का अंक है ना, उसी का हम वर्ग करने से हमें पता चल जाएगा कि इन संख्याओं के जो वर्गों का इकाई का अंक है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1, तो 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो वर्ग है वर्ग उसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करने, सवाल में इन संख्याओं के इकाई के अंक का वर्ग कर दो। तो जैसे हमें ये पूछा गया है कि हम 81 है तो 81 का वर्ग करेंगे तो 81 को 81 से गुणा करेंगे, तो जो भी वर्ग आएगा ना उसका इकाई का अंक क्या होगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या दे रखी है इनके इकाई का अंक का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 का वर्ग करते क्या आ गया, 4, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसके जो वर्ग का इकाई अंक है वह हो जाएगा अपने पास 4। अब यहाँ पे देखो 9 आ रहा है और 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 में इकाई का अंक कितना हुआ, 1, तो इस संख्या का भी जो वर्ग होगा ना उसमें भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे सवाल हमें इसी तरीके से करने हैं। लास्ट में 3 आ रहा है इसका इकाई का अंक, और 3 का वर्ग करते ही क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो जब इस संख्या का वर्ग करेंगे ना तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है ना वो भी हो जाएगा अपने पास से 9 हो जाएगा। और इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग करते बनता है 16, तो 16 में लास्ट में 6 आता है, तो इस संख्या का जो वर्ग होगा उसका इकाई का अंक भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में अंतिम अंक 9, तो इसका जो वर्ग होगा इस संख्या का उसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 में इकाई का अंक 4, तो इस संख्या का भी जो वर्ग होगा ना उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे कि इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखो जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। 5 है तो वर्ग का इकाई का अंक 5 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। लास्ट में 6 तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36, तो हमारे पास यहाँ पे
इस संख्या के जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करते हैं 36 और 36 का इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। तो इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 का वर्ग करने पे 25 आता है। तो इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ हमें संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक बताना था। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जब ये चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी संख्या के जो अंत में 2 3 7 8 आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो बस इसका हमें ध्यान में रखना है। देखो, इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा है, 2 3 7 8। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 होता हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी 2 3 7 8 ये इकाई का अंक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या है, 7, इसलिए क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 7। तो हम लिख देंगे कि इकाई अंक 7 है, इसलिए क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसका इकाई का अंक क्या है, 3, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर 2 3 7 8 होता है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार सारी संख्याओं को चेक करना है। जैसे इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 आने पे भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। और यहाँ पर इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 3 7 8 आने पर पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होती है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे 0 आ रहे हैं और 0 की जो कितने 0 हैं, 3 0, 3 यानी विषम। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के अंतिम में यानी लास्ट में है जो शून्य की संख्या विषम में होती है तब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम लिख देंगे शून्य विषम संख्या में है, शून्य है जो इसके वह विषम संख्या में है। तो जब शून्य विषम संख्या में होते हैं तो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर देखो यहाँ पे 0 आ रहे हैं ना, तो ये 0 किस में है, 0 की संख्या विषम संख्या में है, 3 है, 1 2 3, तो 3 क्या होता है, विषम संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य है वह विषम संख्या में है, शून्य है इसके जो विषम संख्या में। और यहाँ पे भी देखो शून्य 1 आ रहा है, तो 1 क्या होती है, विषम संख्या, तो इसमें भी शून्य क्या है, विषम संख्या में है। तो हमें इन सवालों में ये बताना था, दूसरे सवाल में, कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कारण देना था कि किस कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, या फिर किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या अगर विषम होगी, जैसे 1 शून्य है, 3 शून्य है, 5 है, 7 है, तो वो भी क्या नहीं होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पढ़ा था कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगी और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो देखो, इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगी। और हमें ये बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये खुद एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे अंत में 6 आ रहा है
तो ये एक सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होगी। तो हमारे पास ये एक इसका वर्ग विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे अंत में 9 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी एक विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये भी इसका भी वर्ग एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अब ये जो संख्या है हमारे पास इसमें 4 आ रहा है अंत में, तो ये सम संख्या है, तो इस सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या होगी। तो हमारे पास ये जो पहली संख्या और ये तीसरी संख्या ये दोनों विषम संख्याएं हैं और इनका वर्ग भी विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब सॉल्व करते हैं चौथा सवाल। इसमें हमें ये जो पैटर्न दिया गया है उसका अवलोकन करना है और एक स्थान भरना है। देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो रहा है 121, तो ये किसी न किसी एक पैटर्न से है जो वर्क कर रहा है। तो आइए पहले इस पैटर्न को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, तो फर्स्ट में और लास्ट में दोनों में एक एक आएगा। तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो इसके फर्स्ट में एक और लास्ट में भी एक। लेकिन अभी बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक और एक जुड़ के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 0, तो एक के बाद 1 0 और फिर ये एक और एक 2 क्या आ गए, जुड़ के आ गए। बाद में फिर 1 0, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो पहले 1, फिर 2 0, फिर 2 0 के बाद में एक और एक को 2 को यानी जोड़ के लिख दिया, फिर 2 0 और फिर क्या आ गया 1। अब इसको हमें इसी के हिसाब से ही यहाँ पे जो फिले करना है। सबसे पहले 1 आ गया, उसके बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। फिर एक और एक को क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया। और जैसे यहाँ पे आगे और पीछे 0 क्या थे, बराबर, तो इधर भी 4 0, तो इसके लास्ट में भी क्या आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब वैसा इसमें करना है। सबसे पहले 1 आएगा। अब 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 0 आ जाएगा अपने पास। 6 के बाद में एक और एक को 2 लिख देंगे जोड़ के, फिर 6 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें इस पैटर्न को जो समझकर और यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना था। अब इस 5वें क्वेश्चन में हमें अवलोकन करना है, यानी इनको समझना है पैटर्न को, और उसके हिसाब से यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें हमें फिल करना है। तो देखो यहाँ पे भी सबसे पहले 1, तो इधर 1, लास्ट में 1, तो यहाँ पे भी लास्ट में 1 और इसमें भी 1 1, यानी फर्स्ट और लास्ट में तो 1 1 ही आएंगे। और एक और एक को 2 को जोड़ के यहाँ पे बीच में हमने लिख दिया। अब देखो इसमें 1 0, तो 1 के बाद में 1 0, फिर दोनों को जोड़ के लिखा, फिर 1 0 आगे तो 1 0 पीछे और लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2 थे, तो यहाँ पे गिनती चली 2 तक। अब 1 2 3, इसमें 1 कितने आ गए, 3 1 आ गए ना, तो 1 2 3 तक चली, फिर वापस घट रही है 3 के बाद में, फिर 2 और लास्ट में 1। अब इसमें हमारे पास देखो 1 2 3 4, तो कितने 1 आ गए, 4 1 आ रहे हैं ना। इसका मतलब गिनती कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी, यानी 1 के बाद फिर 0, फिर 2 के बाद 0, फिर 3 के बाद 0 और फिर 4 के बाद 0। अब देखो 1 2 3 4, जो 1 है वो 4 बार आए हैं, इसलिए हमने 4 तक यहाँ पे गिनती लिखी है। अब वापस इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 4 के बाद फिर 3 0, फिर 2 0 और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें देख पा रहे हैं इसको हमें रिवर्स लिखना है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देख पा रहे हैं कि कितने बार, यानी हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है गिनती, 5 तक जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे कितने 1 आएंगे, 5 1 आएंगे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये 1। तो इस प्रकार हमें इसको पैटर्न को समझकर और यहाँ पे इनको खाली स्थान को भरना था। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार पैटर्न को समझोगे तो इसको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इस छठे क्वेश्चन में भी हमें इस प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को जो यहाँ पे प्राप्त करना है, यानी फिल करना है। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो ये संख्या कुछ ना कुछ किसी ना किसी पैटर्न से लिखी गई है।
तो उसको समझने के लिए देखो सभी पैटर्न को हमें पढ़ना पड़ेगा। एक पैटर्न से हम समझ नहीं पाएंगे कि किस हिसाब से ये वर्क कर रहा है। देखो 1 और 2 फिर 2 फिर 2 3 ये 6 4 3 और 12 और देखो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि 3 को 4 से गुणा किया 12, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 1 को 2 से किया तो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्याएं गुणा होकर यहाँ पे आ रही है। तो इनका पैटर्न तो पता चल गया कि 1 को 2 से गुणा करके 2, 2 को 3 से गुणा करके 6 और 3 को 4 से गुणा करके 12। लेकिन ये यहाँ पे किस पैटर्न से आ रही है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें देखो 2 और 2 4 और 4 में से घटाया तो 3, 6 और 3 9 और 9 में से 2 घटाया तो 7, 12 और 4 16 और 16 में से 3 घटाया तो 13। इसका मतलब इसमें हमारे पास इसके दोनों पैटर्न आ चुके हैं। इन दोनों संख्याओं को गुणा करके तो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले 4 और 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर। अब देखो ये किसका बनना चाहिए, इन दोनों को जोड़कर ये हमें घटा देना है। तो 20 और 5 25 और 25 में से 4 गया तो कितना आ गया 21। अब देखो यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, यानी ये बीच वाली संख्या हमें पढ़नी है। हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणा होके ही इधर आता है। तो 5 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 5 को अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 30 से आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो ये संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है, इधर 6 आ चुका है। तो अब इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 को 6 से गुणा किया कितना आ जाएगा 42 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या संख्या आती है कि इन दोनों को जोड़ के और ये संख्या कम करनी होती है। तो 30 और 6 36, 36 में से 5 कम किया तो 31। तो इस प्रकार यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करके ये कम कर देंगे। तो 42 और 7 49 और 49 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 43 का स्क्वायर। तो इसमें हमें पहले पैटर्न को समझना होगा और उसके बाद में इसमें जो संख्याएं फिल करने होगी। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इन संख्याओं को हमें जोड़ना नहीं है और बिना जोड़े हुए इनका योगफल ज्ञात करना है कि कैसे और कितना आएगा। तो ये एक पैटर्न के हिसाब से काम करता है। तो इसमें क्या होगा कि देखो हम देख पा रहे हैं कि ये सभी विषम संख्याओं का योग है। तो इसमें जितने भी विषम संख्या है ना हमें दे रखी है और उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये गिनेंगे कि विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये विषम संख्या अपने पास कितनी हो गई, 5 हो चुकी है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और इनका योग भी कितना हो जाएगा 25। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 रह के 25। तो ये हमारे पास विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है। वो होता है n स्क्वायर। यानी जितने विषम संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा उनका योग। अब इसी को हम इस हिसाब से करेंगे बिना जोड़े हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिनेंगे ये कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 विषम संख्याएं हैं और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इनका योग कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें गिनेंगे ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 विषम संख्याएं हैं और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 144। तो इन सभी विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 144। अब इस 8वें सवाल में हमें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो हमने 7वां सवाल किया था उसी का अपोजिट है ये 8वां सवाल। यानी 7 विषम संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया था, 7 विषम संख्या थी तो उनका योग कितना हुआ था, इसका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितनी हो गई 49। तो हमें 7 विषम संख्या लिख देंगे हम, 1 ये 2
ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7। अब ये 7 संख्याएं हैं तो इनका योग हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49। तो जो 7वां सवाल हमने किया था उसी का ये अपोजिट है। ये होता है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। अब देखो 11 संख्याएं हैं तो 11 का स्क्वायर 121, यानी अगर 11 विषम संख्या हम लेते हैं तो उनका योग 11 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 121 हो जाएगा। तो 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 ये संख्या, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11। अब संख्या 11 है तो 11 का स्क्वायर करते 121, यानी इन 11 विषम संख्याओं का योग बन जाएगा 121। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है तो 11 का स्क्वायर करते बना 121। तो ये जो होता है ये विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। प्रश्नावली 5.2। पहले सवाल में हमें इन दी गई संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। तो ये 32 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करेंगे जो होती है अपने पास a+b का होल स्क्वायर। ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। इसकी जो सर्वसम्मिका होती है वो होती है a² + b² + 2ab। तो 32 को हम 30 + 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो a + b, तो यहाँ पे a क्या हो गया 30 और b क्या हो गया 2। अब क्या करना है, इस सूत्र में ये हमें वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 30 और दूसरी संख्या कितनी है 2। अब इसको हमें बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं 30 का स्क्वायर 900 हो जाता है, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, और अब इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और यह आ जाएगा 120। तो इनको सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 1024। तो ये हमारे पास 32 का वर्ग आ चुका है। इसमें हमने ये सर्वसम्मिका लगाई है a+b के होल स्क्वायर की। अब इसके दूसरे में 35 का हमें वर्ग करना है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a+b का होल स्क्वायर। तो इसमें सर्वसम्मिका अप्लाई करेंगे तो आएगा a² प्लस, देखो a का मान 30 है और b का मान 5 है, a² + b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान 30 है और b का मान है अपने 5। 30 का स्क्वायर होता है 900 और इससे 5 का स्क्वायर होएगा 25। इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 300, और इन सभी को ऐड करने पर आ जाता है 1225। तो ये जो पहले में जितने भी सवाल है सारे के सारे इसी मेथड से हो जाएंगे। अब तीसरे में 86 का स्क्वायर हमें करना है। तो इसको हम लिख देंगे 80 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये a+b के होल स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। तो अब फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a² + b² + 2ab, और a की वैल्यू है यहाँ पे 80 और b की वैल्यू है 6। तो देखो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64
और एक जीरो है तो लास्ट में कितने बन जाएंगे, 2 जीरो। स्क्वायर करते वक्त क्या हो जाता है, जीरो डबल हो जाते हैं। जैसे 1 के 2, 2 के 4, और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। अब क्या करेंगे, इन तीनों पदों को हम ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 7396। तो इस प्रकार इसमें हमने जो 86 का वर्ग है ज्ञात कर लिया है। अब देखते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। इसमें हमें जो 93 का स्क्वायर करना है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हमें लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें भी सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a की वैल्यू है 90 और b की वैल्यू है 3। अब 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और 1 जीरो के डबल जीरो बन जाएंगे, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और इनको गुणा करने पर आ जाएगा 540। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, और इनको जोड़ने पर आ जाएगा 8649। ये स्क्वायर आ चुका है 93 का। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 71 का स्क्वायर करना है। तो 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें सर्वसमीका लगाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और b कितना है यहाँ पे 1, प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। एक की जगह रखना है 70 और b की जगह रखना है हमें 1। अब इसको सरल करना है और सभी को ऐड कर देना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 1 जीरो को बन जाएंगे 2 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा 140। अब इसमें हमें इन सभी को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 5041। इस प्रकार ये 71 का वर्ग आ चुका है। अब ज्ञात करते हैं 46 का वर्ग। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a b देखो ab है, तो चाहे तो इसको b को पहले लिख दो और चाहे तो a को पहले लिख दो, क्योंकि ये गुणा में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो मैंने b को पहले लिख दिया है और बाद में किसको लिख देते हैं a को। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा अपने पास 480। और इन सभी को ऐड करने पे आ जाएगा 2116। तो ये वर्ग आ चुका है 46 का। अब सल करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरस त्रिक वास्तव में होता क्या है। हमने छोटी क्लासों में त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसकी तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्योंकि इसमें एक विशेष नियम होता है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। ये हो गया अपना आधार और ये हो जाएगा लंब। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है, एक समकोण त्रिभुज में लगता है। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय दी थी पाइथागोरस ने, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस जो है
बड़ा है तो क्या प्रमेय होती है वो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ये बड़ी वाली भुजा 5 है और ये 3 है और ये कितना है 4। तो अब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है ना, यानी उसका स्क्वायर है, वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो आधार के लिए 4 लिख देंगे इधर, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो देखो इधर भी 16 9 कितने हो गए 25। तो अगर किसी भी त्रिभुज की दोनों भुजाओं में ये हो रहा है तो वो किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और इनको हम कहते हैं पाइथागोरस से त्रिक। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो इनके त्रिक के लिए हमें जो 3 चीज़ें माननी पड़ेगी, यानी जो m एक प्राकृत संख्या है ऐसा मान लेते हैं हमें, तो उसके लिए ये जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं वो हमारे इस फॉर्म में होते हैं 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये जो तीनों फॉर्म होती है, यानी जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इसमें सबसे बड़ी भुजा तो ये होती है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद में होती है m स्क्वायर माइनस 1, बाद में 2m। तो अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम इसके अन्य 2 जो संख्याएं और ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसमें से क्या मान सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक के रूप में क्या कौन सी संख्या होती है। एक तो होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पर m है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और m किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं हमारे इस फॉर्म में होते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके हम इस 6 को इन तीनों के बराबर रखेंगे, और m का मान हमें एक पूर्णांक मिलना चाहिए, यानी पूरा पूर्णांक मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो अगर हम इसके बराबर में रखते हैं, यहाँ पे अगर हम इधर रखते हैं कि 2m बराबर 6, तो यहाँ से देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6/2 यानी 3 आ रही है। यदि हम m स्क्वायर माइनस 1 यानी इसका मान लें कितना है 6 है, तो हमें तो मान चाहिए m का, अन्य 2 जो उसके त्रिक में से अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इनके बराबर में इस वैल्यू को रखना है। तो देखो 2m बराबर 6 यानी m की वैल्यू हमारे पूर्णांक आ चुकी है, लेकिन एक बार हम ट्राई करते हैं रख के कि किस प्रकार रखते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 6 को m स्क्वायर माइनस 1 को है जो 6 के बराबर रखा, तो इससे m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर आते ही प्लस में 1 बन जाएगा। तो 6 + 1 कितना आ गया 7। तो m स्क्वायर बराबर आया 7, और हमें m की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा √7। अब 7 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, और यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो पूर्णांक में नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसके लिए सत्य नहीं, यानी ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर यही चीज़ हम किसके लिए ट्राई करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 के लिए। तो इसको बराबर रखते हैं किसके, 6 के। अब ये माइनस का इधर आएगा, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर बराबर 6 माइनस 1। तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5। तो m बराबर आ जाएगा √5। तो ये √5 है, वो भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो ये 2m के बराबर में हम रख देंगे किसको, 6 को। तो हमने क्या किया, 2m के बराबर में रखा है 6 को, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, m बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3। तो m का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई है। तो अब m की वैल्यू तो आ गई कितनी
3 आ गई। यानी एक तीनों पाइथागोरस त्रिक में से 3 भुजाओं में से एक भुजा तो हमें दे रखी है और बाकी की अन्य 2 हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो 2m बराबर 6, यानी ये 2m की वैल्यू है 6, जिससे m का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब इसमें और इसमें मान रख के हमें 2 अन्य जो है इसके त्रिक के भाग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले m² प्लस 1 में रखते हैं। m का मान रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 1 जोड़ा तो 10। फिर रखते हैं m² माइनस में 1 की, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो m की जगह रखना है कितना 3 और माइनस कर देंगे 1। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 में से 1 घटाया तो आ जाएगा 8। तो अपने पास जो आवश्यक त्रिक है पाइथागोरस त्रिक वो आ जाएगा 10, 8 और 6। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सभी के सभी जो पाइथागोरस त्रिक है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितने इसके बन सकते हैं। यानी ये जो 6 है ना, वो कौन कौन से पाइथागोरस त्रिक में आएगा, ये सभी हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें पाइथागोरस त्रिक है जो हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई 6 है, कौन सी संख्या में यानी कौन से पाइथागोरस त्रिक में आता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो इस फॉर्म में होते हैं 2m m² प्लस 1 और m² माइनस 1 के फॉर्म में, जहाँ पे m है वह क्या होगा अपना, ये जो m है वह बड़ा होगा किससे 1 से। अब इसी का जो दूसरा सवाल है उसमें पाइथागोरस में त्रिक में से हमें एक संख्या दे रखी है 14 और बाकी के हमें इसमें जो त्रिक के दोनों भाग निकालने यानी दोनों संख्या इसकी ज्ञात करनी है। तो हमने देखा था कि जो पाइथागोरस त्रिक होता है वह किस फॉर्म में होता है 2m m² माइनस का 1 और m² प्लस 1 इस फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना है कि हम इसको इन तीनों के बराबर में रख के देखेंगे और m का मान है वह एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 2m के बराबर क्या रख देते हैं 14 रख देते हैं। तो m बराबर आ जाएगा 14/2 यानी 7। तो 7 क्या है एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अब एक तो भुजा में दी हुई है 14, उसके अलावा जो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है वो हम इसमें मान रख के करेंगे। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी m² माइनस का 1 और m का मान कितना आया है 7, तो 7² माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 48। उसके बाद में जो ज्ञात करेंगे हम m² प्लस 1 और m का मान है 7, 7 का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 49 प्लस 1, तो ये बन गया 50। तो अपने पास जो पाइथागोरस त्रिक बन जाएगा वह है 50, 48 और 14। अब इसी में जो तीसरा सवाल है उसमें पाइथागोरस त्रिक में एक भुजा में दे रखी है 16 और अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस त्रिक किस फॉर्म में होता है 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। अब इन तीनों में से ही एक वैल्यू क्या है 16 है, तो हमें पता करनी है कि किसके बराबर ये 16 आ रहा है। तो इसमें इन तीनों के बराबर जब हम रख के चेक करेंगे 16 को, तो हमें m की वैल्यू एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं 2m के बराबर 16 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा 16/2 यानी 8। तो m हमारे पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये जो 16 है वो किसके बराबर है 2m के बराबर ही है। तो बाकी जो बची हुई भुजाएं वो हम ज्ञात कर सकते हैं m² माइनस 1 और m का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 64 माइनस 1 यानी 63 आ जाएगा। और फिर ज्ञात करेंगे m² प्लस 1, m की वैल्यू 8 है, 8² प्लस में 1 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। तो अपना जो पाइथागोरस त्रिक है
वो कंप्लीट हो चुका है। पहली भुजा है सबसे बड़ी भुजा 65 और दूसरी भुजा 63 और तीसरी भुजा में दी हुई थी, तो ये इसका पाइथागोरस से त्रिक है। अब अगले सवाल में जो हमें पाइथागोरस त्रिक में से एक भुजा दे रखी है वह है 18 है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके बराबर में रख के देखेंगे कि इन तीनों में से ये कौन सी भुजा बन रही है। तो देखो, जब कोई संख्या सम संख्या आ रही है इसका मतलब वो 2m के बराबर है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें हर में हम देख रहे हैं कि 2 का भाग लगेगा, तो इसमें भी 2 का भाग लग रहा है, तो ये 2m के बराबर ही हो जाएगी। दिखने से आपको पता चल जाएगा। तो ये 2m बराबर कितना आ जाएगा 18 और m बराबर आ जाएगा 18/2 यानी 9। अब m हमारे पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, और तो बाकी दोनों भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं m² - 1। m का मान 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया तो कितना आ गया 80। अब ये दूसरी भुजा आ चुकी है, और ये पाइथागोरस त्रिक कंप्लीट करने के लिए हमें तीसरी भुजा और ज्ञात करनी पड़ेगी, जो हमारे पास क्या होती है m² + 1। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 + 1 जो होता है 82। तो इस प्रकार हमारे पास पाइथागोरस त्रिक आ चुका है। तो इसमें 82, 80 और 18। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें सारे के सारे हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात नहीं कर सकते। यानी मान लो 18 इसके साथ पाइथागोरस त्रिक बना रहा है, तो हो सकता है किसी और भी त्रिक में ये आ रहा हो। तो इस तरीके से हम सारे त्रिक ज्ञात नहीं कर सकते हैं।